जोहर, नमस्कार। जो सर सर करता है उसका काम 100 बरस में होता है। जो रे बे करता है उसका काम तुरंत हो जाता है। जो तुम ताम करता है उसका काम तुरंत हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। डुमरी विधायक जयराम महतो कहते हैं कि देखो बाबू, सर सर करोगे तो तुम्हारा काम 100 बरस में होगा, तुम ताम करोगे तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा। क्योंकि आज के अधिकारी इसी भाषा के लायक हैं और यही भाषा सुनना चाहते हैं। जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आपको खुद आगे आना होगा, तभी आपको लोग पीछे से साथ देंगे। आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, चाहे वो थाना हो, प्रखंड हो या सरकारी अस्पताल हो। अगर आपको एक सिग्नेचर करवाना है तो महीनों दिन आपको चक्कर लगाना पड़ेगा और आप थक हार के घर में बैठ जाएंगे। अगर आपको थानेदार का सिग्नेचर लेना है, बड़ा बाबू का लेना है, अब जब आप थाना जाएंगे तो सबसे पहले आपको चौकीदार पूछेगा क्या काम है, किससे मिलना है। आप बोलेंगे कि हमको बड़ा बाबू से मिलना है, उनसे हमको एक साइन करवाना है। बोलेगा बैठो, अभी बड़ा बाबू आराम कर रहे हैं। 4 घंटा आपको बैठा देगा। 4 घंटा के बाद आप फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं, हमको प्लीज़ बड़ा बाबू से मिलना बहुत ज़रूरी है, उसका साइन लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप बड़ा बाबू के चैम्बर में जाते हैं तो बड़ा बाबू का रौब तो जानते हैं। बोलेगा क्या है रे, कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या काम है। आप बोलेंगे सर प्लीज़ आपका एक सिग्नेचर चाहिए। तो बोलेगा कल आना, आज नहीं होगा। आप कल जाएंगे तो फिर 4 घंटा आपको बैठा देगा। 4 घंटा के बाद आप फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज़ साइन कर दीजिए, नहीं तो हमारा काम रुक जाएगा। बोलेगा तेरा बाप का हम नौकर हैं, भागो यहाँ से, जो तुम कहेगा वही करेंगे। आप फिर डर से आ जाओगे। बोलेगा कल आना। आप फिर कल जाते हैं तो अचानक से फिर बोलता है फिर आ गया तुम, अभी अर्जेंट कॉल आया है, हमको फलाने जगह जाना है, कल आना। अब इसी तरह आपको घुमाते रहता है और आप सब कुछ जान करके भी घर में बैठ जाते हैं। इसीलिए जयराम महतो कहता है कि अपने अधिकार को जानो, पढ़ो और लड़ो। किसी भी अधिकारी से नज़र मिलाकर बात करो, तो तभी बात कर पाओगे जब तुम कानून और संविधान को जानोगे, अपने अधिकार को जानोगे। यही हाल प्रखंड कार्यालय का भी है कि आप प्रखंड में जाइए, बीडीओ और सीओ का अगर मामूली सा छोटा से छोटा काम है, आपको साइन ही करवाना है, तो आपको बोलेगा कल आओ, परसों आओ, तो दफ्तर में आओ, तो कभी बोलेगा कि आवास में आओ, और आपको घुमाते रहेगा। यही हाल सरकारी अस्पताल का है। आपको हम एक सच्ची घटना आप बीती सुना रहे हैं कि मेरे साथ हम एक खुद भुक्तभोगी हैं इन अधिकारियों का। मेरा 2 भाई रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब उस पर कानूनी प्रक्रिया चला, FIR दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र मांगने लगा। तब हम प्रखंड कार्यालय में पहुँचे और जो संबंधित अधिकारी है जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है, उनको हम आवेदन दिए। तो बोला कि ठीक है बाबू, कल आना। फिर कल गए तो फिर बोला कल आना। इसी तरह करते करते कंटिन्यू हम 3 महीना गए उनके पास, क्योंकि हमारा बगल में ही कॉलेज था, हम कॉलेज पढ़ने जाते थे, इसलिए प्रखंड कार्यालय रोज़ पहुंच जाते थे और अधिकारी से मिलते थे कि सर मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। फिर हाँ, इतना तक भी बोले कि सर हमको बहुत ज़रूरी है, कोर्ट मांग रहा है, हमको शौक़ नहीं लगा है कि मेरा भाई मर गया है, कोर्ट मांग रहा है, इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको जल्दी दीजिए, मेरा काम रुका हुआ है। अगर आपको डीजल पेट्रोल का खर्चा चाहिए तो हम देंगे, खाना पीना का खर्चा चाहिए वो भी हम देंगे, लेकिन सर प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए। लेकिन वो क्या जवाब दिया जानते हैं? बोला मेरा मर्जी, हमको जब बुझाएगा तब जाएंगे, आपके गांव में पहले इंक्वायरी करेंगे, घटना हुआ है नहीं हुआ है, तब हम काम करेंगे आगे का। अब हम थक हार कर घर आ गए हैं। अब घर के जो हमारे अभिभावक गार्जियन हैं, हमारे माता पिता चाचा लोग हैं, वो हम पर काफ़ी गुस्सा होने लगे कि बेकार में तुम लोग पढ़ता है, इतना बड़ा डिग्री ले रहा है और एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हो रहा है, तो तुमको पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। अब हम
क्या करें, हम मजबूर थे, गार्जियन को जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन 3 महीना के बाद एक दिन अधिकारी मेरे गांव में आया। उसी समय हम भी कॉलेज आए, बस से उतरे, मुलाकात हुई। वो हमको बुलाया कि बाबू इधर सुनो, और जो आवेदन हम 3 महीना पहले दिए थे वही आवेदन मेरे हाथ में दिया और कहा कि पहले मुखिया साहब से साइन करा के लाओ। तभी मेरा गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया और हमने आवेदन को उसके सामने फाड़ करके उसके मुंह में मार दिया और कहा कि देखिए सर, जो सर सर कहता है उसका काम 100 बरस में होता है, जो रे बे करता है उसका काम तुरंत होता है। बोला तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हम बोले ये कागज़ आपके लिए कफन बन गया है। तब वो गुस्सा से लाल पीला हो गया और उम्र लगभग था 57-58 साल का, मतलब रिटायरमेंट के 2-3 साल ही बचे थे। वो काफ़ी गुस्से से लाल हो गया, उसका बीपी बढ़ गया, कांपने लगा। बोला आज तक एक मक्खी तक मारा है? बोले मक्खी क्या, 24 घंटे में हम आपका नौकरी खा जाएंगे और हमको नहीं चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र। अब वो आदमी किसी तरह संभला और मुखिया जी के पास गया। फिर मेरा शिकायत किया कि फलाने गांव के फलाने के बेटे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर हम शाम को मुखिया जी के पास पहुंचे आवेदन लेकर के, तो मुखिया जी हमको बोले कि ऐसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो हम बोले हम क्या करें मुखिया जी बताइए। एक कमाने खाने वाला आदमी जिसको 4 गो बाल बच्चा हो और डेली कमाने वाला आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, और उसको अगर 3 महीना घुमा देगा तो उसका तो हड़िया टंगा जाएगा। हम पढ़ने वाला लड़का है, बस में भाड़ा नहीं लगता है, रोज़ पढ़ने जाते थे, इसलिए हम इनसे रोज़ मिलते थे। और मेरे जैसे आदमी को इन्होंने 3 महीना घुमाया, तो सोचिए कि आम पब्लिक को कितना परेशान करता होगा ये आदमी। तो हम इसको क्या चुम्मा लेते हैं? हम उस अधिकारी को ये भी बोले कि मेरे उम्र का आपका नाती होगा, आपका उम्र बता रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं बोला होगा, लेकिन आपने ऐसा काम किया है तो आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा दिन हम जब फिर से प्रखंड में पहुँचे तो हमको देखते के साथ अपना कुर्सी छोड़ दिया और बोला आओ बाबू बैठो। हम बैठे। फिर मेरे लिए प्यून से बोला, चपरासी से, कि नाश्ता लेकर आओ। फिर वो नाश्ता लेकर आया, हमको खिलाया। फिर आराम से आवेदन को लिया और बना दिया तुरंत, और बोला कि ये बड़ा बाबू को दे दो। फिर बोला नहीं बाबू तुम घर जाओ, तुम्हारा कागज़ घर पहुंच जाएगा। और 3 महीना का काम सिर्फ 3 दिन में मेरा घर पहुंचा दिया। और जब भी हम कॉलेज पढ़ने जाते थे तो उधर ही उसका क्वार्टर था, वो उधर से आता था, हम इधर से जाते थे पैदल पढ़ने के लिए। जब भी मिलता था तो हम ही को प्रणाम करता था। तो हम बोले सर काहे हमको मने बेइज्जती करते हैं? बोला नहीं बाबू तुम बहुत महान है, तुमने मेरा आँख खोल दिया। तो ये सब घटना होता रहता है, तो आपको इसके लिए सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। तो आपको किसी ने लाठी चलाना सिखा दिया, आपके हाथ में लाठी भी दे दिया, लाठी भी है, और आप आत्मरक्षा का जब ज़रूरत होगा और आप लाठी नहीं चलाएंगे तो आपको कौन बचाएगा? तो अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, आत्मरक्षा खुद करना पड़ेगा, तभी आपको दूसरा कोई सपोर्ट कर पाएगा। आप कुआं में गिर गए तो बाहर वाला क्या करेगा? आपको रस्सी दे सकता है। अब आप रस्सी नहीं पकड़ेंगे तो आपका मर्जी है। तो वही चीज़ जयराम महतो कहता है कि हम पिछले 3-4 साल से पूरे झारखंड में घूम घूम करके लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो थोड़ा सा आपको सख्त होना होगा, उंगली टेढ़ा करना होगा। आज के अधिकारी इसी भाषा के लायक हैं, और जब हम बोलते हैं तो लोगों को तीखा लगता है और विरोधी दल हम पर आरोप लगाता है कि ये मतलब पढ़ा लिखा होकर के भी मूर्ख के तरह बात करता है। लेकिन आप खुद किसी दफ्तर में जाइए सरकारी बाबू के पास अपना काम करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। और आप सबको मालूम है कि सरकारी दफ्तर में क्या होता है, कैसे बाबू लोग आम पब्लिक को परेशान करते हैं और कैसे बार बार घुमाते हैं, और अंत में या तो वो आदमी थक हार करके घर में बैठ जाता है या फिर बिचौलिया के हाथों, क्योंकि अधिकारी और बिचौलिया का साठ गांठ होता है, और बिचौलिया के थ्रू जाएंगे, आपसे पैसा लिया जाएगा, आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो ये बिचौलिया लोग जो हैं काफ़ी हावी है सरकारी दफ्तर में, और ये इसका सह जो मिलता है वो अधिकारी के द्वारा, क्योंकि अधिकारियों को भी ऊपरी कमाई चाहिए। तो आप सीधा डायरेक्ट जाएंगे, सवाल जवाब करेंगे तो उसको तकलीफ़ होने लगता है। लेकिन आपको डरना और घबराना नहीं है, आपको हमेशा डटे रहना है, तो आपका काम हो जाएगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम रेगुलर लाते रहते हैं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।